व्हाट इज़ अ बिटकॉइन। जब ब्लॉकचेन की आपने जिक्र किया था तो मैंने सोचा कि यार बिटकॉइन पे भी वीडियो बनाते हैं, क्योंकि बिटकॉइन और ब्लॉकचेन का एक बहुत ही गहरा गहरा जो है वो रिलेशन है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिटकॉइन को समझने से पहले मैं आपको ना ट्रांजैक्शन का सिस्टम समझा देता हूँ। होता क्या है कि जब पुराने ज़माने में क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। मैंने आपको इतनी गंदम दी, आपने उसके बदले बदले मुझे इतनी मुर्गियाँ दे दी, या मैंने आपको कोई जानवर कुछ दिए, उसके बदले में आपने मुझे कुछ खाने की अशिया दे दी। यानी चीज़ों के बदले चीज़ों का इंटरचेंज होता है, नोटों का और कॉइन्स का या गोल्ड का सिस्टम नहीं था। फिर क्या हुआ, गोल्ड का सिस्टम आया कि लोग सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के अपने पास रखते थे और वो जाके देते थे उनको, वो सामान देते थे हमें। अब कभी काफ़ी टाइम ना बड़े बड़े भारी भारी गोल्ड के सिक्के और चीज़ें उन्होंने बड़ा बड़ा गोल्ड उठा के लोग लेके जा रहे होते थे ट्रांजैक्शंस के लिए। तो वही थोड़ा सा अनरिलायबल सी चीज़ था ना, नॉन रिलायबल चीज़ थी। अब क्या हुआ फिर कि गवर्नमेंट ने ये कहा, उस ज़माने में जब गोल्ड लेके जाते थे तो वहाँ की सरकार ने कहा कि आप हमें गोल्ड अपना दे दें, हम आपके गोल्ड की हिफाजत करेंगे, उसके बदले आप एक रिसीट ले लें हम हमसे। रिसीट होती है एक रसीद, रसीद आप हमसे ले लें, उसको आप जहाँ भी देंगे उस रसीद के ज़रिए आप सामान ले सकते हैं। इस तरह आज नोटों का सिस्टम होता है। तो गोल्ड सरकार के पास रहता था, और जो रसीद थी, रसीद बाद में चेंज होते होते पेपर मनी बन गई। और वो फिर दुनिया में पेपर मनी इंट्रोड्यूस की गई, और फिर पेपर मनी आज भी चल रही है। कार्ड का भी सिस्टम चल रहा है, डेबिट क्रेडिट कार्ड भी चल रहा है। और फिर आ गया जी बैंकिंग, जो हमारे पास सिस्टम है। अब ये कहाँ से आया? इसलिए ये आया क्योंकि जो ट्रांजैक्शन होती थी, किसने किसको कितनी चीज़ें ट्रांजैक्ट मतलब कितनी चीज़ें उसको दी हैं, तो उसके अकाउंट, उसकी जगह से वो चीज़ें कटी भी हैं या नहीं है, उसकी वैल्यू से, उसकी जो पैसों की वैल्यू है। गवर्नमेंट के पास मेरा सोना पड़ा है, तो मैंने थोड़ा सा सोना, अपनी जो वैल्यू है, जो थोड़ा सा पैसा उसको भेजा अगले बंदे को, तो वो मेरे सोने में से कटा भी है कि नहीं, या उसके सोने में ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये सारा सिस्टम करने के लिए बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया। तो बैंकिंग सिस्टम एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज नहीं है। सेंट्रलाइज सिस्टम यानी वो दरमियान में एक मिडल मैन है, जो मेरे और पैसे के दरमियान है, जो कि जो अलाउ करेगा मुझे पैसे निकालने के, तो निकालूंगा मैंने 1 लाख डिपॉजिट किया अपने अकाउंट में, और जब मैं निकालने जाता हूँ एक दिन के अंदर, जब जाता मैं, जैसे मैंने आज 1 लाख डिपॉजिट किया, कल मैं गया हूँ, जाके मैंने अकाउंट से उनको पैसे निकलवाने का कहा है, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं, आज की जो लिमिट है वो 50,000 है, 50,000 से ज़्यादा आप निकाल नहीं सकते। क्यों भाई? पैसा मैंने सारा अपना दिया है, तो मैं जितने मर्जी निकाल सकता हूँ। अब क्यों नहीं वो निकालने देते? वजह क्या है? क्योंकि वो आपके पैसे को जब आप डिपॉजिट करते हो, वो आगे इन्वेस्ट कर देते हैं बिजनेसेस में, और जब उनको लॉस होता है तो वो आपका जो पैसा है वो रिस्क पे आ जाता है। तो आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, सूद जिसे हम कहते हैं, वो जो कि हराम है इस्लाम में। सूद आपको मिलता है आपके अकाउंट, आपके जो पैसे जो इन्वेस्ट होते हैं उससे, जो वो लोग पैसा कमाते हैं उससे थोड़ी सी अमाउंट जो है वो लोग आपको भी देते हैं, इंटरेस्ट की फॉर्म में, सूद की फॉर्म में। सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि ये हराम है इस्लाम में। तो एज अ मुस्लिम हमें तो इसको प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, अब आम हो चुका है सूद। और अगर बहुत सारे लोग जिन्होंने एक पर्टिकुलर बैंक में अपना पैसा रखवाया हुआ है, अगर वो एक ही दिन में पहुंच जाए सारे अपना पैसा निकलवाने, सारा शहर जिसने एक बैंक में पैसा डाला हुआ है, तो सारे शहर एक दिन में आ जाए अफवाह के फैलने से कि एक बैंक बंद हो रहा है, तो वो आपने पैसे निकलवाने आ जाए, तो बैंक कभी भी उनको पैसा नहीं दे सकता, क्योंकि वो सारे तो इन्वेस्ट किए होते हैं उन्होंने। तो ये इसको कहते हैं हम बैंक रश। अब गुजरांवाला में, पाकिस्तान के गुजरांवाला में एक दफ़ा हो चुका है कि काफ़ी पहले थे, बैंक अपना बंद कर रहा है, अपना जो जगह है वो अपना बैंक बंद कर रहा है, तो लोग सारा पूरे शहर ही पहुंच गया वहाँ पे कि हमारे पैसे निकलवाओ। तो वहाँ पे बैंक रन हो गया, बैंक रश कह सकते हैं, बैंक रन कह सकते हैं। तो इसे कहते हैं बैंक रन। और ये बैंकिंग का सिस्टम थोड़ा बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है। तो देखिए, अगर आपने, मैं पाकिस्तान में हूँ, मैंने अमेरिका में किसी को पैसे भेजने हैं, तो मैं भेजूंगा, और बैंक जो जिस बैंक के ज़रिए भेजूंगा वो मुझे का एक भारी फीस चार्ज कर लेगा मुझसे, और 1 से 2 दिन उसको लग जाएंगे सेंड करने में। वही चीज़ अगर मैं बिटकॉइन से, क्रिप्टो करेंसी से भेजूंगा, तो मैं उस अमेरिका में बैठे बंदे को भेज रहा हूँ, और उसकी कोई ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं है, उसकी फ़ीस भी नहीं है, और वो 10 मिनट उसको ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, 10 मिनट तक वो पहुँच जाएगा, ट्रांजैक्शन हो जाएगी। और जबकि हमारे पास बैंक से अगर हम करें, तो वो आपको पता है कि कितने टाइम तक उसमें लग जाता है, 1 से 2 दिन लग जाएंगे एक ट्रांजैक्शन में। तो ये एक रिलायबिलिटी में हमसे हमें मिल जाती है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के सिस्टम में। अब 2008 में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ और इंटरनेट पे, जो कि सतोशी नाकामोटो नामी बंदे ने
पोस्ट किया था। अब दुनिया में किसी को भी नहीं पता कि सतोशी नाकामोटो कौन है, वो उसकी शक्ल, उसका चेहरा भी किसी को नहीं मालूम। वो एक नामालूम शख्स है जिसने इस कॉन्सेप्ट को दिया कि बैंकिंग सिस्टम को हम ऑल्टरनेटली हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली बिटकॉइन के सिस्टम को। लेकिन अभी का बिल्कुल ही मतलब ना इसका ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है काफ़ी कंट्रीज़ में। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं वेस्ट में जहाँ पे आपको ये बिटकॉइन का हमें इम्प्लीमेंटेशन मिली है कि आप बिटकॉइन इतने दे के आप ये खाना खा सकते हैं। तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन बिटकॉइन में हुई हैं। लेकिन आम डेली यूज़ में जिस तरह हम नोट से ट्रांजैक्शन करते हैं, दुकान से कोई चीज़ ले ली, नोट से ली और किस ऐसे किया, हमने यूज़ किए। लेकिन हम बिटकॉइन आमतौर पर यूज़ नहीं करते अभी, क्योंकि अभी आम नहीं हुआ। जब ये बना था बिटकॉइन तब इसकी वैल्यू ज़ीरो थी, और आज इसकी वैल्यू अगर आप देखें पाकिस्तान की, अगर आज की डेट की, जैसे 8 दिसंबर 2022 की अगर हम वैल्यू देखें 8 बिटकॉइन को पाकिस्तानी रुपये में, तो 37 लाख रुपीज़ बनता है लिटरली। कुछ टाइम पहले 80 लाख था, लेकिन वो डाउनफॉल उसका अभी आया कुछ टाइम पहले, तो 37 लाख उसकी अब करंट वैल्यू है। कहाँ ज़ीरो वैल्यू थी उसकी 12 साल पहले, और अभी उसकी वैल्यू है 37 लाख। यानी बढ़ता भी है, घटता भी है। तो इसमें रिस्क भी आ जाता है बिटकॉइन के इन्वेस्टमेंट में। हम देखें तो पाकिस्तान में पूरी तरह लीगल नहीं है, ये लीगलाइज नहीं है अभी तक, और गवर्नमेंट इसकी कोई ठेका भी नहीं लेती कि अगर आपका फ्रॉड हो गया, आपके साथ कोई भी हुआ, तो गवर्नमेंट का कोई इसमें नहीं है। तो ये बिटकॉइन की एक बेसिक सी चीज़ थी। बिटकॉइन बहुत ही मुश्किल चीज़ नहीं है, कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। माइनर्स का मैंने जिक्र किया था ब्लॉकचेन वाली वीडियो में। माइनर्स बिटकॉइन उनको इनाम में दिए जाते हैं ना। माइनर्स पूरे दिन अपना कंप्यूटर लगाते हैं, और वो कंप्यूटर माइनिंग करते हुए बहुत सी मुश्किल मुश्किल इक्वेशंस सॉल्व करता है, जो कि इंसान कर नहीं सकता। उसमें हज़ारों करोड़ों वैल्यूज़ होती हैं उन इक्वेशंस में, जो कि कंप्यूटर भारी से सिस्टम वो सॉल्व करता है, और उसके ज़रिए वो माइनिंग करता है और वेरीफाई करता है कि कोई नया ब्लॉक ऐड हुआ है ब्लॉकचेन में, उसका क्या डेटा क्या है, वो क्या सीन है उसका, सारी वो वेरिफिकेशन करता है। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था बिटकॉइन का, क्योंकि बिटकॉइन इज़ नॉट अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। बिटकॉइन के अलावा भी क्रिप्टो करेंसीज बहुत सी हैं। 2021 में स्टार्ट में हमारे पास 2000 करेंसीज थी, 2000 करेंसीज थी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की थी, क्रिप्टो करेंसी में। तो बिटकॉइन के अलावा भी बहुत सी हैं, एथीरियम है, लाइट कॉइन है, डॉज कॉइन है। तो उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सी ऐप्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, नाम नहीं लूँगा, आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे। सो दिस दैट इज़ इट फॉर ऑल। अल्लाह हाफिज़।